किताबी कीड़ा में प्रस्तुत है सादत हसन मंटो की कहानी। आज की कहानी योमे इस्तकलाल। हिंदुस्तान के बंटवारे के वक्त मैं बंबई में था। रेडियो पर कायदे आजम और पंडित नेहरू के भाषण सुने। इसके बाद जब बंटवारा हो गया तो मैंने वह हंगामा भी देखा जो बंबई में मचा था। इससे पहले हर रोज अखबारों में हिंदू हिंदू मुस्लिम दंगों की खबरें पढ़ता रहता था। कभी 5 हिंदू मर जाते तो कभी 5 मुसलमान। जो भी हो, कत्ल व खून की माप औसतन बराबर ही रहती थी। इस सिलसिले में एक लतीफा भी सुन लीजिए। अखबार वाला टाइम्स ऑफ इंडिया सुबह बावर्ची खाने की खिड़की से फेंक जाया करता था। एक दिन, और वह दंगों का दिन था, अखबार वाला आया और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं बहुत हैरान हुआ। उठकर बाहर गया तो देखा कि कोई नया आदमी है। मैंने उससे पूछा, वह अखबार वाला कहाँ है जो यहाँ आया करता था? उसने जवाब दिया, साहब वह मर गया। कल कमाटीपुरे में उसे छुरी घोंप दी गई, लेकिन मरने से पहले वह मुझसे कह गया कि फला साहब के घर अखबार पहुंचा दिया करो, उनसे पैसे भी वसूल कर लेना। उस वक्त दिल पर जो गुजरी उसको मैं बयान नहीं कर सकता। उसके दूसरे दिन मैंने अपने मकान से लगी सड़क पर, जिसका नाम क्लियर रोड है, पेट्रोल पंप के पास बर्फ बेचने वाले एक हिंदू की लाश देखी। उसी बर्फ की हाथ गाड़ी उसकी लाश के पास खड़ी थी। बर्फ की सिलों से पानी टपक रहा था। उसके खून के ऐन ऊपर खून जम गया था और मालूम होता था कि जेली का एक लौंदा पड़ा है। वे दिन भी कुछ अजीब थे। हंगामे ही हंगामे थे, और इन हंगामों की कोख से दो मुल्कों को जन्म लेना था, आजाद हिंदुस्तान और आजाद पाकिस्तान को। एक अफरा तफरी मची थी। सैकड़ों अमीर मुसलमान हवाई जहाजों से उड़कर पाकिस्तान जा रहे थे ताकि वहां नई बनी इस्लामी हुकूमत का जश्न देखें। बाकी हजारों वहीं दुबके हुए थे। उन्हें डर था कोई आफत ना आ जाए। अगस्त 14 आई और बंबई, जो यूं ही जश्नों की दुल्हन कहलाती है, नई नवेली दुल्हन की तरह सज गई। रोशनियों का एक सैलाब था जो 14 अगस्त की रात को बंबई शहर में बह गया था। रंग रंग की रोशनियां, मेरा ख्याल है इतनी बिजली इस शहर में कभी अपनी जिंदगी में खर्च नहीं की होगी। बीईएसटी, बंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रामवे कंपनी, ने एक ट्राम कार खास इस जश्न के लिए चारों तरफ बिजली के कुमकुमों से सजाई हुई थी। कुछ इस तरह कि कांग्रेस के तिरंगे झंडे बन गए थे। यह सारी रात शहर में घूमती रही। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी रोशनियों से जगमगा रही थी। अंग्रेजी दुकानों ने खास इंतजाम कर रखा था। व्हाइट वेज और एवान ए फिजीज की सज धज देखने के काबिल थी। अब आप भिंडी बाजार की सुनिए। यह बंबई का मशहूर बाजार है, जो बंबई की जबान में मियाँ भाइयों यानी मुसलमानों का इलाका है। इसमें असंख्य होटल और रेस्तरां हैं। किसी का नाम बिस्मिल्लाह है और किसी का नाम सुभान अल्लाह। सारा कुरान इस बाजार में खत्म हो गया है, लेकिन नाउज बिल्लाह नाम का कोई रेस्तरां या होटल मौजूद नहीं। वह बाजार बंबई का पाकिस्तान था। हिंदू अपने हिंदुस्तान की आज़ादी की खुशियां मना रहे थे और मुसलमान अपने आज़ाद पाकिस्तान की। और मैं हैरान था कि यह सब क्या हो रहा है। भिंडी बाजार में जहाँ हिंदुओं की दुकानें थी, उन पर तिरंगे लहरा रहे थे। बाकी जहाँ देखो इस्लामी झंडे थे। मैं सुबह भिंडी बाजार गया तो मैंने एक अजीब नजारा देखा। सारा बाजार हरी झंडियों से अटा पड़ा था। एक रेस्तरां के बाहर कायदे आजम की पेंटिंग, जो संभवतः किसी अनाड़ी ने बनाई थी, सोख रंग में लटक रही थी, और दो बिजली के पंखों का रुख उसकी तरफ था। जो भी हो, मुझे वह नज़ारा कभी न भूलेगा। मुसलमान बहुत खुश थे कि उन्हें पाकिस्तान मिल गया है। पाकिस्तान कहाँ है, क्या है, यह उनको कतई मालूम नहीं था। बस वे खुश थे, इसलिए कि उनको बहुत देर के बाद खुशी का एक मौका मिला था। रामपुरी दादा रेस्तराओं में कई कई कप चाय पिए जा रहे थे, और पासिंग सौ सिगरेट भी, और पाकिस्तान बनने की खुशी मना रहे थे। काला कांडी और सलेंकी की सुपारी के पान धड़ाधड़ आ रहे थे, और बाहर आने की अंगुलियों पर चूना भी। मैं हैरान था कि यह क्या हो रहा है। लेकिन सबसे हैरत में डालने वाली बात यह थी कि 14 अगस्त को बंबई में कोई खून नहीं हुआ। लोग आज़ादी हासिल करने की खुशी में मग्न थे। यह आज़ादी क्या थी, क्यों कर हासिल हुई, और आज़ाद होकर उनकी जिंदगी में क्या तब्दीली होगी, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। एक तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते थे, दूसरी तरफ हिंदुस्तान जिंदाबाद के। अब कुछ लतीफे पाकिस्तान के विषय में सुनिए, जो हमारी नई पैदा हुई इस्लामी हुकूमत है। पिछले साल योम इस्तकलाल पर एक साहब सूखा हुआ दरख्त काट कर घर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनसे कहा,
यह आप क्या कर रहे हैं? यह दरख्त काटने का आपको कोई हक नहीं। आपने फरमाया, यह पाकिस्तान है, हमारा माल है। मैं खामोश हो गया। हमारा मोहल्ला किसी जमाने में, उस जमाने में बंटवारा नहीं हुआ था। बड़ी खूबसूरत जगह थी। अब यह हाल है कि वह गोल जगह जहाँ किसी जमाने में घास के तख्त थे, अब बिल्कुल उजाड़ है। वहाँ नंगे बच्चे दिन रात गालियां बकते और वाहियात खेल खेलते रहते हैं। मेरी एक बच्ची की एक बड़ी गेंद गायब हो गई। मैंने सोचा कहीं घर में होगी, लेकिन चौथे दिन कुछ बच्चों को उससे खेलते देखा। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह हमारी है। 1 रुपए 4 आने में खरीदी थी। लतीफा यह है कि उस गेंद की कीमत 4 रुपया 15 आना थी। पाकिस्तान में लड़ाई नहीं हो सकती, इसलिए मैंने उससे हाथ खींच लिया और अपनी बच्ची को गेंद उन्हीं के पास रहने दी कि यह उनका हक था। इस जगह का एक और जिक्र करना चाहता हूँ। एक साहब बाहर फर्श पर ईंटें उखाड़ रहे थे। मैंने उनसे कहा, भाई ऐसा ना करो, यह बहुत ज्यादती है। आपने फरमाया, पाकिस्तान है, तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं खामोश हो गया। मैं एक रेडियो मरम्मत करने वाले को अपना रेडियो मरम्मत के लिए दिया। याददाश्त कमजोर होने से भूल गया कि उसके पास जाना है। 1 महीने बाद याद आया। जब उसके पास गया तो उसने कहा, तुम इतने दिन नहीं आए, मैंने तुम्हारा रेडियो बेच दिया और अपनी उज्र वसूल कर ली। पिछले से पिछले साल योम इस्तकलाल से एक दिन पहले मुझे नोटिस मिला कि तुम गैर जरूरी आदमी हो। वजह बताओ कि तुम्हें क्यों ना तुम्हारे काबिज मकान से बेदखल कर दिया जाए। अगर मैं गैर जरूरी आदमी हूँ तो हुकूमत को भी यह विशेष हक हासिल है कि यह मुझे प्लेग या चूहा करार देकर पकड़ ले और नष्ट कर दे। लेकिन मैं अभी तक बचा हुआ हूँ। आखिर में एक बहुत बड़ा लतीफा बताना चाहता हूँ। जब पाकिस्तान बनने के ठीक बाद मैं कराची आया तो वहाँ एक हुल्लड़ मचा हुआ था। मैंने चाहा कि फौरन लाहौर का रुख करूं। चुनांचे मैं रेलवे स्टेशन पर गया और बुकिंग क्लर्क से कहा कि मुझे एक टिकट फर्स्ट क्लास का लाहौर के लिए चाहिए। उसने जवाब दिया, यह टिकट आपको नहीं मिल सकता, इसलिए कि सब सीटें बुक हैं। मैं बम्बई के माहौल का आदी था, जहाँ हर चीज ब्लैक मार्केट में मिल सकती है। मैंने उससे कहा, भाई तुम कुछ रुपए ज्यादा ले लो। उसने बड़ी संजीदगी और बड़ी मलालत भरे लहजे में उससे कहा, यह पाकिस्तान है। मैं इससे पहले ऐसा काम करता रहा हूँ, मगर अब नहीं कर सकता। सीटें सब बुक हैं। आपको टिकट किसी भी कीमत पर कभी भी नहीं मिल सकता। और मुझे टिकट किसी कीमत पर नहीं मिला। सादत हसन मंटो, योम इस्तकलाल।